नमस्कार। स्टोरी बॉट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस्मत चुगताई की लिखी कहानी बड़ी शर्म की बात। रात के सन्नाटे में फ्लैट की घंटी झकमी बिलाव की तरह गुर्रा रही थी। लड़कियां आखिरी शो देखकर कभी की अपने कमरों में बंद सो रही थीं। आया छुट्टी पर गई हुई थी और घंटी पर किसी की उंगली बेरहमी से जमी हुई थी। मैंने लश्तम पश्तम जाकर दरवाजा खोला। ढोंडी छोकरे का हाथ थामे दूसरे हाथ से छोकरी को कलेजे से लगाए झुकी झुकी घुसी और भागकर नौकरों वाले गौसलखाने में लुप्त हो गई। दूर सड़क पर घोल बयाबानी का शोर ए रोड की तरफ लपका चला आ रहा था। मैंने बालकनी से देखा, औरतें बच्चे नशे में धुत, नौकर बेतहाशा बोलियों में न जाने किसे ललकारते चले आ रहे थे। चौकीदार शायद ऊँघ गया था, तभी ढोंडी उसकी आंखों में धूल झोंक कर घुस पड़ी। वो उसके पीछे लपकने के बजाय फाटक में ताले जड़ने दौड़ा और जब मजमा कंपाउंड की दीवार पर चढ़कर फांदने लगा तो उसने लपक कर लोहे का अंदरूनी दरवाजा बंद कर लिया और सलाखों में से हमला आवरों को डंडे से धमकाने लगा। उधर से महफूज पाकर मैंने जल्दी जल्दी बिजलियां जलाईं। गुस्लखाने से मिला हुआ जो कूड़े कबाड़ का छोटा सा हिस्सा है, उसमें ढोंडी मैले कपड़ों की टोकरी से चिपकी थर थर कांप रही थी। उसकी ठोड़ी लहूलुहान थी और खून गर्दन से बहकर शलूका और धोती को तर कर रहा था। मैंने उससे बहुत पूछा कि क्या मुआमला है, मगर उसकी आंखें फटी थीं और जोड़ी सवार थी। बच्ची फटी हुई चोली से फायदा उठा रही थी और बड़ी तुंदही से अपनी अज्जली भूख मिटाने में मशगूल थी। छोकरा हस्बे आदत नाक सुड़क रहा था और पेशाब से तरटांगें खुजा रहा था। ढोंडी को मैं उस वक्त से जानती हूं जब उसका पति राव चौथे माले के सेठ की ड्राइवरी करता था। नाम से तो लगता है ढोंडी कोई लहीम शहीम मर्द, मार किस्म की घाइन होगी, मगर ढोंडी का कद मुश्किल से 4 फुट होगा। जी भर के बदसूरत, छुइयां सी आंखें, आगे को घुसका हुआ निचला जबड़ा और धंसा हुआ माथा। चंद माह पहले ही एक अदद लौंडिया जनी थी तो राव ने दारू पीकर उसकी हड्डी पसली नरम कर दी थी। 1.5 माह की सूखी मारी बच्ची न जाने रात को कब मर गई और ढोंडी डाढ़े मार मार कर रोई। बाई लोग का कहना था कि ढोंडी ने टोपा देके बच्ची की छुट्टी कर दी, यानी रात को चुपके से गला दबाया। मगर ऐसी बात होती तो फिर इतना मातम करने की क्या जरूरत थी। ढोंडी का मर्द एकदम मवाली था, बहुत दारू पीता था, मगर ढोंडी कहती थी रात की वर्दी करता है। सेठ सारी सारी रात छोकरियों के संग ठट्ठा करता है। वो मोटर में बैठे बैठे ऊब जाता है तो पौआ मार लेता है। बंबई की शायद ही कोई बिल्डिंग हो जिसके अहाते के किसी कोने में, अंधेरी गैरेज में या नौकरों की कोठरी में हत्ता कि गंदे संडासों में दारू नहीं कशीद की जाती। और फिर इधर वर्ली के सुनसान इलाके में डांडा की तरफ जाने वाली सड़क, ये झोंपड़ पट्टी में तो बाकायदा ठर्रे की बार जमी हुई है। मक्खन में तली हुई क्या फर्स्ट क्लास मछली खाना हो तो डांडा से बेहतर कोई जगह नहीं। वहां मुखत्तसर तरीन चोली और लंगोटी पहने मछेरनों का अक्खे बंबई में जवाब नहीं। उधर जो नए फ्लैट बन रहे हैं उनमें सेठ लोग अपनी रखैल रखते हैं। सेठानियों की जासूसी कार्रवाइयों से महफूज ये सेठ लोग जो फिल्म का धंधा करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के बीच के कंडे, जो फिल्म के अलावा छोकरी से लेकर हिट फिल्मों तक का लेन देन पटाते हैं। सेठ लोग जब ऊपर चले जाते हैं तो नीचे उतरने का वक्त मुकर्रर नहीं होता। नीचे ड्राइवर जुआ और शराब का दौर चलाते हैं। वहीं से राव को शराब की आदत ने पकड़ लिया। फिर ये आदत इतनी बढ़ी कि ढोंडी की सौत बन बैठी। बच्ची के मरने के चंद महीने बाद ढोंडी का पैर फिर से भारी हो गया। अब के राव ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर फिर छोकरी डाली तो वो उसका पत्ता काट के दूसरी बहू करेगा। लेकिन छोकरी पैदा होने से पहले ही एक दिन राव ने बच्चों को स्कूल से लाते समय गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी। बच्चों के चोट तो नहीं लगी, मगर हाय तौबा इतनी मचाई कि सेठ ने उसे खड़े खड़े निकाल दिया। राव और ढोंडी को गैरेज खाली करके जाना पड़ा, जिस पर उसी दिन नए ड्राइवर ने कब्जा कर लिया। एक दिन क्या देखती हूं ढोंडी, एक छिपकली की शक्ल की छोकरी छाती से चिपकाए फुटपाथ पर बैठने वाली तरकारी वाली के पास जमी हुई है। उजाड़ सूरत, खुस्टी हुई। अरे ढोंडी कैसी है री?
मैंने रस्मन पूछ लिया। ठीक है बाई। वो उठकर मेरे साथ साथ चलने लगी। राव कैसा है? ओ तो गया अभी। किधर गया? समुंदर पार दुबई को। तो कमबख्त बच्ची की वजह से तुझे छोड़ गया। नहीं बाई, छोकरी तो बाद में आई, वो तो पैसा कमाने को गया। ओह, तब तो ठाठ होंगे तेरे, बहुत रुपए भेजता होगा तुझे। नहीं बाई, उसे अपनी आई को भेजता। उसकी मां यानी तेरी सास को? मराठी में आई मां को कहते हैं। नहीं, वो लुच्ची जो उसे उधर भिजवाया। तो ढोंडी साहिबा तंज फरमा रही थीं। उधर डांडा में दोनों का लफड़ा चलता था। जाने से पहले राव ने ब्याह किया उससे, और मगर दूसरी शादी तुझे तलाक दिए बिना कैसे कर सकता है? हथकड़ियां पड़ जाएंगी स्वर को। कौन डालता हथकड़ी बाई? अरे 10-12 साल हुए कानून पास हुआ कि एक से ज्यादा बीवी की इजाजत नहीं। तलाक बगैर दूसरी शादी जुर्म है। काय को? अक्खा गुजराती, मराठी, सिंधी और भैया लोग कितनी शादी बनाता? सब पर केस चल सकता है। ढोंडी कती मानने को तैयार न थी, और न मेरे पास वक्त न वसीला कि उसे कानून समझाती फिरूं। खुद मेरे जान पहचान के मुअज्जिज लोगों के पास एक बीवी के अलावा और कई औरतें हैं। सुना है पंडित से फेरे डलवा लूं, कोई नहीं पकड़ सकता। जी को तसल्ली भी हो जाती है कि मुआमला हलाल हो गया। बाई मेरे को कामदेव। ढोंडी पीछे पड़ गई। मेरी पुरानी झाड़ू कुटका करने वाली बाई ढोंडी को मेरे साथ देखते ही दौलतियां झाड़ने लगी, और दोनों में निहायत फर्राटे की मराठी में जंग शुरू हो गई। मैं इतने साल से बंबई में रहती हूं, कोई रसान रसान बोले तो मराठी, गुजराती, सिंधी, बंगाली खासी पल्ले पड़ जाती है, मगर जब उन्हें जबानों में तू मैं शुरू हो जाती है तो मेरे खाक समझ में नहीं आती। इंतहाई रूह फरसा पथरीली चीखों में तो हर लफ्ज गाली बनकर कान के पर्दे फाड़ने लगता है, जैसे बिना टायर की गाड़ी खड़ंजे पर दौड़ रही हो। मैंने दोनों को डांट कर अलग किया। बालिश्त भर की ढोंडी छोकरी को सीढ़ी पर टिकाकर लौंग कस रही थी, और 2.5 मन की धोबन कुसुमाबाई चावलों की बोरी दीवार से टिकाकर खम ठोका चाहती थी। बड़ी मुश्किल से दोनों को ठंडा किया और ढोंडी को समझाया कि कुसुमाबाई की शान में कुछ भी कहा तो अच्छा ना होगा। वो 3 बरस से मेरे यहां लगी है। बरसात शुरू होते ही बंबई में बाई लोग का भाव गिरने लगता है। सुहाने झाड़ों और गर्मी में आंख लगाने को बाई नहीं मिलती। तब न बिना लाइसेंस की छाबड़ी लगाई जा सकती है, न कीचड़ पानी में लुथड़े हुए बाग बागीचे, सुनसान कोने कठरे, समुंदर के किनारे ऊंचे नीचे चट्टान किसी भी सुहावने धंधे के लिए काम नहीं आ सकते। फ्लैटों की अघासियों में मुस्तकिल वाले नौकर जमे होते हैं। हाँ, इन दिनों बावर्ची लोग के ऐश होते हैं, और जब मालिक मकान सो जाते हैं तो बावर्ची किचन में राजा इंद्र बने मजे उड़ाते हैं। बचा खुचा खाना बड़ी दरिया दिली से अपनी प्रेमिकाओं को निगला देते हैं। कभी 4-5 लफंगे जमा होकर जुआ शराब से शौक फरमाते हैं, और अगर गर्मी में एयर कंडीशन कमरों में साहब लोग बंद हों तो ड्राइंग रूम में बिस्तर लग जाते हैं, जो सुबह दूध लाने के वक्त खाली करके सफाई हो जाती है। शुक्र है बरसात के बहाव में छिपकली की सूरत की छोकरी भी अल्लाह को प्यारी हो गई। सड़ी गली डस्टबिन में फेंकी हुई तरकारियों के छिलकों की भांजी खाने वाली मां का दूध पीकर मोटा ताजा बच्चा भी दम तोड़ देता। वो तो फिर भी नाचीज छिपकली थी। बच्ची की मौत ने जैसे ढोंडी के दिन फेर दिए कि बाई लोग के मुख्तलिफ धंधे जाग उठे और नौकरों का तोड़ा पड़ गया। ढोंडी ने बिल्डिंग के 26 फ्लैटों में से 8-10 मार लिए, और सुबह से शाम तक कपड़ा बर्तन झाड़ू कुटका करके खूब कमाने लगी। राव ने रुपया भेजकर अपनी महबूबा को परदेस बुला लिया, और ढोंडी ने लाल हरी धोतियां खरीदकर तरकारी वाली बाई के पास बैठना शुरू कर दिया, जहां बोझ भुजक्कड़ यानी शंकर की बूढ़ी मां ना तजुर्बाकार बाई लोग को जिंदा रहने के तीर बेहदफ नुस्खे बांटती। ढोंडी पूरे ध्यान से उसके भाषण सुनती और सर धुनती। काम निमटाकर ये बाई लोग शाम को नहा धोकर 16 सिंगार करती हैं, नुक्कड़ से पान के बेड़े खरीदकर कल्ला गर्म करती हैं, और ताजी हवा खाने मैरीन ड्राइव पर समुंदर के किनारे मुंडेर पर बैठकर तबादला ए ख्यालात करती हैं।
खुलकर हंसती बोलती हैं, राहगीरों से आंखें भी लड़ाती हैं। वहीं पहली बार 6 फुट ऊंचे रघुनाथ घाटे से ढोंडी की आंख में लड़ गई। राव के बाद उसे मर्द की आंख में आंख डालने की मोहलत ही ना मिली थी। 3-4 बार रघु उसके सामने से बड़े बांकपन से तिरछी नजर डालता गुजरा। एक बार ठहरकर बीड़ी भी सुलगाता रहा, फिर कुछ दूर मुंडेर पर बैठ गया। 2-4 दिन में दूरी कम होती गई और कुर्बत बढ़ती गई। कभी पकौड़ियां, सींग चना भी पेश किया। पहले तो ढोंडी सर हिलाती रही थी। शंकर की मां की आंख का इशारा पाकर कांपते हाथों से 2 चने भी उठा लिए, जो उसकी मुट्ठी में पसीजते रहे। मुंह में डालने की हिम्मत ना हुई। किस्सा मुख्तसर, एक दिन घंटी बजी। खोलने पर 6 फुट ऊंचे रघु के साथ 4 फुट की ढोंडी शर्माई लजाई खड़ी थीं। बाई हम शादी बनाया, गंगाबाई को बोलाया, कल से वो काम पे आएगी। उन्होंने कुछ सरपट मराठी में दूल्हा मियां को कुछ हिदायत दी और खुद अंदर आ गईं। हमारा हिसाब कर देन बाई। 30 रुपया महीना के हिसाब से 25 दिन के 25 होते थे। मैंने 10-10 के 3 नोट पकड़ा दिए। ढोंडी के मुख से फूल झड़ रहे थे। झूठे तले की लाल लौंग वाली नौगिरी धोती और ऊदी चोली में ढोंडी का स्याह रंग फूटा निकल रहा था। बालिश्त भर की महाबदसूरत औरत में बला की सेक्स अपील थी। पतली कमर, भारी कूल्हे, पैरों में नए चांदी के तोड़े, माथे पर अठन्नी बराबर सिंदूर का टीका 100 बहारें दिखा रहा था। बार बार मंगलसूत्र को छू रही थी, जैसे इत्मीनान करना चाहती हो कि मुआमला कती माकूल है। याद नहीं कई साल गुजरे कि एक दिन चली आ रही हैं बी ढोंडी। 1.25 बरस के छोकरे का हाथ थामे पूरे दिन का पेट संभाले। मुंह पर ठेकरे टूट रहे थे। मंगलसूत्र गायब, पैरों के तोड़े उड़न छू। बाई कोई कामदेव। गंगाबाई ने अपने वजूद का ऐलान एक अदद छींक से दिया और चाय की ट्रे मेज पर एक झटके से पटक दी, ताकि मैं उनके रिएक्शन को नोट कर लूं। क्या हुआ ढोंडी? रघुनाथ का क्या हाल है? जवाब में उन्होंने सरपट मराठी में जवाब खड़खड़ाया। साउंड इफेक्ट से मैंने फौरन उनका मतलब समझ लिया। मुआमला गंभीर है। जब ब्याह कर ससुराल पहुंची तो पता चला कि रघु की बीवी मैके पटखवा दी गई थी, क्योंकि उसकी सास से 1 मिनट नहीं बनती थी। 4 चोट की मार देती थी। अब ढोंडी को भी मारती थी हलकट। इतने बरस बंबई में रही और हलकट के मानी भी मेरे पल्ले नहीं पड़े। हाँ, इतना पता चला कि हलकट के मानी बहुत ही खराब, बदमाश, मरखनी, चालबाज औरत। उसने तुझे मारा और पिट ली, तू भी मारती बुढ़िया को। काय की बुढ़िया? बस ढोंडी से 1-2 साल छोटी ही होगी। लंबी तड़ंगी, मर्दमार औरत, फूंक मारे तो ढोंडी जैसी चुहिया वो जाए। बुढ़े को रोज नोटाक मंगताइज, यानी अगर ठर्रे का पौवा न मिले तो तूफान बर्पा कर देता है। उसकी औरत तो रघु 10-12 साल का था तभी खल्लास हो गई थी। उसके बाद रघु का बाप इधर उधर मुंह मारता रहा। राज मजदूर का काम करता था। बंबई में बड़े जोर से बिल्डिंगें खड़ी हो रही थीं। खाक धूल फेफड़ों में जमती गई। सीलन की वजह से गठिया भी हो गई और दमा तो है ही दम के साथ। इस वक्त तक रघु का ब्याह हो चुका था, मगर कोई मुस्तकिल रोजगार आज तक नहीं जुड़ा। बुढ़ा गांव गया तो किसी बहुत सी छोकरियों के बाप ने एक अदद उसके सर मंड दी। बुढ़ा तो किसी कर्म का नहीं था। रघु और सौतेली मां भूरीबाई का टांका जुड़ गया, जिस पर उसकी पत्नी ने बड़े फैल मचाए। रघु ने हलकट की मदद से उसे मार कूट कर मैके पटक दिया, क्योंकि उस चुड़ैल ने भी छोकरी थोप दी थी। बुढ़े को जवान बीवी और बेटे के ताल्लुकात पर कतई कोई ऐतराज ना होता अगर उसकी नोटाक पाबंदी से मिलती रहती, मगर इतना ठर्रा खरीदने के लिए जो तीनों को पूरा पड़ जाए। भूरी तो इन दोनों को भी पीछे छोड़ देती और पानी की तरह दारू डकार जाती थी। दारू का तोड़ा पड़ता तो जूतम पैजार शुरू हो जाती। रघु जब भूरी की ठुकाई करता तो बुढ़े के दिल में कलियां चटखने लगती। रक्काबत का जज्बा तो कभी का मर चुका था कि ये नाजुक एहसास धन की छांव में ही फलता फूलता है। बूढ़े की रग रग फोड़ा बन चुकी थी, तभी रक्काबत की आग भी सड़गल के रिस गई होगी। उसे तो बस लगन थी, और वो दारू की, कि सबसे बड़ा मरहम मदहोशी है। पता नहीं बुढ़े के खानदान के फर्द अकलियत की फहरिस्त में आते हैं कि नहीं।
आधा बंबई तो उसी कबीले का नजर आता है, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। पिछली दफा बड़ा धुंध मचा था। बुढ़े ने बहू और रघु के साथ जाकर वोट भी डाला था। तमाम दीवारें गाय, बैल और घोड़े की तस्वीरों से भर गई थीं। बड़ी मुश्किल से 2 बरसातों में धुली। उसे कतई पता नहीं था कि वो उनको वोट क्यों दे रहा है। उसे लारी में ले जाया गया और उसे जो बताया गया था उसी तस्वीर पर निशान लगा दिया था। नीली स्याही का निशान उसने हस्ब ए हिदायत फौरन अंगोछे से रगड़ डाला था। उसे गिनती नहीं आती और ना याददाश्त काम करती है, पर उस दिन उसने कितने ही पर्चे डब्बों में डाले और उस दिन सबको मिलाकर पूरे 48 रुपए हाथ लगे थे। तब की दिन जी भर के ठर्रा और बड़ा गोश्त उड़ाया था। पता नहीं कौन गद्दी पर बैठा, कौन उतरा। पर्चियों पर बनी तस्वीरें खामोश हैं। न दीवारों पर लगे ऊंट। घोड़े की वो जबान जानता है जो अपनी मुश्किलात का किसी से हल पूछे, और तब भूरी बाई के दिमाग आसमान पर चढ़ने लगे थे। घर का खर्चा चलाने के लिए वो झोंपड़ी वाली बाई की मदद से धंधा करने लगी थी। वहीं उसकी एक फिल्म वाले से भेंट हो गई और वो उसे भीड़ के सीन में एक्स्ट्रा बना के ले गया। उसी दिन से भूरी बाई अपने को फिल्म स्टार समझने लगी है और धरती पर पैर नहीं टिकते। उधर ढोंडी की कमाई की खैर खबर दूर दूर तक फैल रही थी। 8-10 घरों का काम समेटती है, फिर घर से 30-35 मार लेती है। पैर में पाजेब भी झनकती है और सूद पर रुपया भी चलाने लगी है। तभी रघु एक जान छोड़ 1000 जान से इस पर आशिक हुआ। मगर ढोंडी के नसीब ही खोटे हैं। हलकट ने फेल मचाए कि फिल्म वाले ने उसे हीरोइन बनाने का पक्का वादा किया है। रघु की बीवी जो मैके चली गई थी, उसका भाई नहीं भेजता कि वहां नई कॉलोनी में बहुत काम है। जो मजदूर दूर दूर के गांव से आकर जुटे हैं, वो घर वाली थोड़े संग लेके आए हैं। उनकी भी तो जरूरियात है। रघु गया, हाथ पैर जोड़े, मगर भाई टस से मस न हुआ। उसकी छोकरी मर गई। अच्छा हुआ अब उसकी गोद में 6 महीने का लौंडा है। रघु को ताव आता है और ठंडा हो जाता है। उसका साला बहन की कमाई खा खाकर सांड हो रहा है। कंपाउंड में अब भी झगड़ा चल रहा है। बड़ी मुश्किल से समझ में आता है कि ढोंडी पर किसी ने कातिलाना हमला नहीं किया, बल्कि ढोंडी ने अपने पति की नाक चबा डाली। थूकी भी नहीं, शायद निगल गई। पुलिस रघु को ले गई, मगर ढोंडी इर्तिकाबे जुर्म के बाद सटक गई। रघु बेहोश है, शायद मर रहा है या मर चुका है। इसका मतलब है ढोंडी इसी इमारत के किसी फ्लैट में अंडरग्राउंड हो गई है, मगर चौकीदार अंदर से ताला मार कर बैठ गया है। सुबह से पहले नहीं खोलेगा। मुझे सख्त बेचैनी है। छोकरे चौकीदार पर आवाजें कस रहे हैं, पर वो टस से मस नहीं होता। सुबह जब पुलिस ढोंडी की तलाश में आएगी, तब दरवाजा खुलेगा। मुझे ढोंडी से डर लग रहा है। उसने पति की नाक चबा डाली। मैंने आज तक ऐसी बात नहीं सुनी कि किसी औरत ने गुस्सा या रकाबत में पति की नाक काटी हो। हाँ, मर्दों की नाक तब जरूर कट जाती है जब उनकी बहन, बीवी या बेटी किसी के संग भाग निकली या हराम का बच्चा जन बैठे। पर औरत जात पर पति की नाक सचमुच काट डालना बिल्कुल नहीं सचता। मैं बड़ी तरक्की पसंद बनती हूं। औरत और मर्द की बराबरी की शिद्दत से कायल हूं, मगर ढोंडी का नाक चबा डालना बहुत वैसा लग रहा है। शायद इसलिए कि दुनिया की तारीख में मेरे इल्म के हिसाबों में ये पहला हादसा है। अरे साली, चबा के घुट गई, थूकी भी नहीं। नीचे मुंडेर पर बैठा कोई तबसरा कर रहा है। हमने बहुत ढूंढी, नहीं मिली। शायद किसी की चप्पल में चिपकी चली गई। और ढोंडी किसी बात का जवाब नहीं देती। उसका चुप का सन्नाटा मेरे कानों के पर्दे फाड़े दे रहा है। उफ, उसकी आंखें कहां गुम हो गई हैं? उनमें किस बला की खालीपन है? आखिर सुबह हो गई। फाटक का ताला खुला, मगर पुलिस नहीं आई। लोग बालकनियों पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। फुटपाथ पर भी जमाव जमे हैं। ढोंडी सहमी हुई उतरकर फुटपाथ पर कदम तौल तौल कर चल रही है। बाई लोग आपस में बुदबुद कर रही हैं। उनकी आंखों में इस औरत के लिए सहमी हुई नफरत है, जैसे जहरीली नागिन ने किसी मुकद्दस चीज को डस लिया हो। ढोंडी मुजरिम सी बनी सफाई पेश कर रही है। उसने पतिदेव की नाक नहीं काटी। नशे में धुत जब वो उस पर पिल पड़ा और कपड़े फाड़ने लगा, तो उसने कांटा नोचा तो बहुत, मगर वो पति की नाक हरगिज नहीं काट सकती। हो सकता है वो उसके होंठ चूमने झुका हो और नाक ढोंडी के दांतों की जद में आ गई हो।
हाँ, इस पर रघु का खून तो बरसा, क्योंकि उसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं। उसके कपड़ों पर पति के खून के दाग धोकर भी पूरी तरह नहीं छूटे। मगर बाई लोग उससे आंखें चुरा रही हैं। उसने बड़ी बेजा की। पति भगवान समान होता है, खुदाए मजाजी होता है। अक्सर औरतों ने अपने प्रेमियों का गैजो गजब की हालत में खून कर दिया है, असलिये में खंजर उतार दिया है। ढूंढी भी अगर रघुनाथ का नरखरा चबा डालती, उसकी आंखें फोड़ देती तो भी कुछ न जाता। मगर मर्द की नाक, उफ, वो चाहे चाकू से काटी जाए या दांतों से, बड़ी घिनौनी हरकत है जो हरगिज काबिले मुआफी नहीं। दिन ढला, दोपहर हुई और समुंदर पर डूबत हुए सूरज ने आग सी लगा दी। फिजा में नहूसत सी तारी है। ढूंढी दीवार से लगी बैठी है। ना वो गई और ना किसी फ्लैट से उसकी पुकार आई। न जाने कब सब यही चाह रहे थे कि रघु मर जाए और ढूंढी को फांसी हो जाएगी कि कस्सा पाक हो। कोई 5 साढ़े 5 का अमल होगा कि चर्चगेट स्टेशन की ओर से लौंडों की भीड़ में घिरा लंबा बांस जैसा रघुनाथ घाटे आता दिखाई दिया। लौंडे उचक उचक कर उसकी नाक देख रहे थे। रघु की नाक पर टांकों तक का निशाना नहीं था। मोजिजा हो गया, जरूर ढोलकिया ने केस हैंडल किया होगा। भाई कमाल है ना, फाया ना पट्टी, यहां तक कि खरोंच तक नहीं। लोग गुमसुम उसकी नाक को तक रहे हैं और रघु सबकी ओर मुश्तबा नजरों से देखता लपका चला आ रहा है। कौन बोला नाक काटा? रघु बिगड़ खड़ा हुआ। जब जास्ती पीता तो नाक से खून आता, फिर उस हलकट ने हमको टक्कर मारा, तभी हम बेहोश हो गया। एकदम ढूंढी चिंघाड़ चिंघाड़ कर रोने लगी और सरपट मराठी में ना जाने क्या कह रही थी। बालकनियों से साहब लोग झुक झुक कर ना जाने क्या कह रहे थे। सब एकदम बोल रहे थे और किसी को दूसरे की बात समझने की फुर्सत ना थी और कुछ समझने की बात भी ना थी। सभी कुछ बौखलाए हुए थे। रघु जल्दी जल्दी ढूंढी का गोडर समेट रहा था। उन लोगों के जाने के बाद मजमा कुछ मायूस सा होकर बिखर गया। इतने ढांसू ड्रामे का अंजाम इतना फुसफुसा। बिजली के खंबे की रोशनी में रघु की नाक और ढूंढी के मुंह से खून उबलता देखकर किसी मनछले ने पुलिस को फोन कर दिया। अस्पताल के डॉक्टर भी बेहद खफा थे कि नक्सीर के केस के लिए उनकी नींद हराम की। पुलिस शर्मिंदा थी कि गुंडों ने जानबूझकर बेवकूफ बना दिया। खुद मेरे ऊपर सख्त खिसियानपन तारी था, जिसका इल्जाम मैं किसी ना किसी पर थोपने के मंसूबे बना रही थी। मैं जो खुद को निहायत रोशन ख्याल, दुखी तबके का हमदर्द और आम इंसान से बेहद करीब समझती हूँ, उनके बारे में बस इतना जानती हूँ कि नक्सीर को कत्ल की वारदात यकीन कर लेती हूँ। मर्द और औरत के बराबर हुकूकत की अलमबरदार मर्द नाक काटता है तो नफरत करती हूँ, मगर औरत मर्द की नाक काटे तो दहल जाती हूँ। उफ, कितनी शर्म की बात है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और स्टोरी बॉट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।